नमस्कार। खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं राजीव, और हमारे साथ खरी खरी में आप जानते हैं कि प्रोफेसर अखिल स्वामी जी होते हैं। स्वामी जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में, और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं इस खास कार्यक्रम में। यहाँ बात लाग लपेट की नहीं, बिल्कुल खरी खरी हम करते हैं। और आज जो बात हम कर रहे हैं, आप लिखा हुआ देख रहे होंगे कि क्या उपराष्ट्रपति भी लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। कल ही हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जब सांसद को आप विधानसभा चुनाव लड़ा सकते हैं और विधायक को हो सकता है कि और नीचे भेज सकते हैं, हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं कल को वो फिर से गुजरात के सीएम बन जाएं, जैसा कि हमारे स्वामी जी कहते रहते हैं कि आखिर फाइनली उनको वहीं जाना है। तो अगर ऐसा होता है तो क्या उपराष्ट्रपति साहब भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? चौंकिए मत, और नहीं ये मैं मजाक कर रहा हूँ दोस्तों, ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत साहब ने हाथ जोड़कर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब से विनती की है कि अब थोड़े दिन रुक जाइए साहब, हमारे राजस्थान में आप बार बार आ रहे हैं। और कितनी बार आ रहे हैं, क्यों अशोक गहलोत को कहना पड़ा कि साहब आप उपराष्ट्रपति हैं, कुछ दिन रुक जाइए, क्योंकि हमारे प्रदेश में चुनाव है और आप बार बार आएंगे तो प्रोटोकॉल भी होता है, सबका पालन करना होता है, हमें तकलीफ हो रही है। और ऐसा क्यों कह रहे हैं? कोई एक दिन में तो ऐसी बात हो नहीं सकती है। इसलिए कह रहे हैं कि जब से उपराष्ट्रपति साहब जगदीप धनखड़ साहब उपराष्ट्रपति बने हैं, 13 महीने बीत गए। इन 13 महीनों में 17 बार वो राजस्थान के दौरे पे आए और 34 कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, यानी कि एक बार में 2-2 कार्यक्रमों का में हिस्सा लिया। 34 कार्यक्रम 17 बार 13 महीने में। और देखिए 13 जिलों के दौरे किए, और अभी जब आए तो 5 जिलों के दौरे पे थे। तब उन्होंने कहा है कि ऐसा मत कीजिए। आप जानते हैं कि राजस्थान में पहले 33 जिलों की संख्या 33 थी, जो अब बढ़ा करके 50 कर दी गई है, और ये अभी पिछले 6 महीनों में ऐसा डेवलपमेंट हुआ है। स्वामी जी, आपके कमेंट के लिए आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले जरा सुन लेते हैं अशोक गहलोत साहब जो ये बात कह रहे थे, किस अंदाज में कह रहे थे और क्या कुछ कह रहे थे। जरा सुन लेते हैं उनको, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बहुत मजेदार चर्चा है, और दोस्तों बिल्कुल बने रहिए, और आप खुद बताएंगे आप लोग कि क्या ऐसा भी होगा एक दिन कि प्रधानमंत्री भी सीएम की कुर्सी की दौर में खड़े नजर आएंगे। क्योंकि इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि उपराष्ट्रपति को भारत के आजाद भारत के इतिहास में देश के पूर्व राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति की तो हम बात कर रहे हैं, देश के पूर्व राष्ट्रपति को वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी का अध्यक्ष बनाकर बैठा दिए। देश के पूर्व राष्ट्रपति को, रामनाथ कोविंद साहब को, देश के अभी वर्तमान राष्ट्रपति साहब जो हैं वो बार बार दौरे पे जा रहे हैं, और वो भी राजस्थान क्यों जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, वहां जाकर उपराष्ट्रपति साहब सियासी बयानबाजी कर रहे हैं, राहुल गांधी पर हमलावर हैं। वो मोहब्बत की दुकान पे आप याद कीजिए, नफरत और मोहब्बत पे कितनी बातें उन्होंने की थी। ये तमाम बातें अगर कर रहे हैं जगदीप धनखड़ साहब, तो इसका मतलब है कि वो सियासी रोटी सेकने जा रहे हैं। और सियासी रोटी सेकते सेकते कहीं ये ना हो कि छोड़ो भाई ये सब उपराष्ट्रपति का पद, हमको तो कल को मुख्यमंत्री बनना है, पहले उसके लिए विधायकी का चुनाव लड़ लेते हैं। लेकिन पहले जो आज के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, वो इस विषय में कह क्या रहे हैं, जरा उसको सुनिए। अब चुनाव आ गए हैं, तो मैं चाहूंगा कि उपराष्ट्रपति कभी राष्ट्रपति बन जाए तभी हम उनका स्वागत करेंगे। कृपा करके अभी मेहरबानी रखें। अभी जो बार बार सुबह शाम आ रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, कोई तुक नहीं है। क्या तुक है? चुनाव चल रहे हैं राजस्थान के अंदर, आप बार बार आओगे, क्या लोग समझेंगे आपके बारे में? आप चाहते क्या हो? ये संवैधानिक संस्थाएं जो है उसका मान सम्मान या कोई सरकार हो, उपराष्ट्रपति बने थे भैरवी शेखावत साहब, शानदार स्वागत किया मैंने उनको मुख्यमंत्री निवास बुला करके। उनकी पार्टी लोगों ने नहीं किया, उनकी पार्टी ने स्वागत किया ही नहीं। एक महानगर टाइम के गोपाल शर्मा है, वो पुराने रिश्ते थे, 200 लोगों को बुलाया उसने लक्ष्मी होटल के अंदर, वो सम्मान था उनका। मुझे बुरा लग रहा था, मैं मुख्यमंत्री था उस वक्त, मैंने बुलाया शानदार निवास के ऊपर। शेखावत साहब 52 से मंत्री एमएलए बनते आ रहे थे। उस जमाने के ब्यूरोक्रेट थे, रिटायर्ड, हाईकोर्ट जजेस थे, आईपीएस थे, आईएएस थे, जो भी थे, उन सबको मैंने बुलाया। तो 2-2.5 घंटे बैठे वहां, देखा उन्होंने, सबसे मैं मिल पाया एक साथ में।
तो मैं कोई राजनीतिक भेदभाव नहीं करता ऐसे मामलों के अंदर। और आज उपराष्ट्रपति बार बार हो रहे, इस महीने में 5 साल में आगे होंगे, बताइए। जनता तो समझती है इन बातों को और जनता इनको जवाब देगी। इस प्रकार की हरकतें चल रही है राज्य के अंदर कि एक के बाद एक मंत्री आ रहे हैं, कोई बात नहीं, मंत्री के बाद तो काम भी नहीं दिल्ली के अंदर। वैसे भी काम तो RSS का एक बंदा वहां बैठा हुआ है विभाग के अंदर, वो जाने सेक्रेटरी जाने, सिस्टम नया बना दिया मोदी जी ने पहली बार आजादी के बाद में। तो मैं कहना चाहूंगा आपको, प्रधानमंत्री जी, मैं आपकी रिक्वेस्ट करता हूं, अगली बार आए राजस्थान में तो आप गारंटी देने जा रहे हैं आजकल, आप एक गारंटी दीजिए कि सरकार आएगी तो कोई योजना जो बनाई है सरकार ने, हमने कोई बंद नहीं होगी राजस्थान की योजना। तो यहाँ सुन रहे थे आप अशोक गहलोत साहब, थोड़ा सा स्पष्ट नहीं है जब वो बोलते हैं तो, लेकिन जो बात कह रहे थे वो बात आप तक हम पहुँचाना चाहते हैं। कह रहे हैं कि आप उपराष्ट्रपति हैं, आपका स्वागत है, लेकिन इस तरह बार बार राजस्थान के में दौरा करेंगे तो जनता क्या सोचेगी। प्रदेश में कुछ महीनों बाद चुनाव होना है, इसीलिए उपराष्ट्रपति राजस्थान के दौरे पर हैं, वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। अगर वे इस तरह करेंगे तो जनता क्या सोचेगी। हम उनका सम्मान करते हैं, हम चाहते हैं कि वो राष्ट्रपति बने। आज भी उनके 5 अलग अलग जगह वो दौरे पे हैं। उपराष्ट्रपति जी राजस्थान के आप हैं और आप यहाँ आएंगे, लेकिन फिलहाल कुछ दिनों में चुनाव है, मेहरबानी करें। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी आगे कहा है कि शेखावत साहब भी उपराष्ट्रपति बने थे, लेकिन शेखावत साहब ने कहा था कि राजस्थान मेरा घर है, यहाँ कोई प्रोटोकॉल नहीं होगा। लेकिन उपराष्ट्रपति साहब पूरे प्रोटोकॉल के तहत राजस्थान दौरे पर आ रहे हैं। यहाँ ये जो बातें कह रहे हैं, और इतना ही नहीं कह रहे हैं कि पीएम ने इस साल 9 बार दौरा किया है, हम उनका स्वागत करते हैं। उपराष्ट्रपति अप डाउन कर रहे हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। वे उपराष्ट्रपति जो हैं वो बार बार यहाँ आ रहे हैं। उन्होंने इस महीने 4-5 बार की ऑलरेडी 5 बार से ज़्यादा यात्रा कर ली। मतलब ये है कि किसी न किसी राजनीतिक मायने से आप, सियासी मायने से आप यहाँ आ रहे हैं, ये कह रहे हैं अशोक गहलोत साहब। ज़रा यहीं से इस बात की शुरुआत करते हैं। और कल 5 प्रोग्राम थे। आप समझ लीजिए प्रोफेसर अखिल स्वामी जी कि कल 5 प्रोग्राम जगदीप धनखड़ साहब के राजस्थान में, और अशोक गहलोत यहाँ कह रहे हैं जो बात। और इस बात से अगर हम इस बात की तरफ बढ़ें कि क्या उपराष्ट्रपति भी लड़ेंगे विधानसभा चुनाव, तो इसमें शायद कोई हर्ज नहीं है। जरा आपकी पहली टिप्पणी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है राजीव जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने और उपराष्ट्रपति महोदय ने आपस में ये जिम्मेदारी बांट ली है कि जो चुनाव में जाने वाले क्षेत्र हैं उनमें कुछ में मोदी जी जाएंगे और कुछ में उपराष्ट्रपति जाएंगे। मुझे ये भी लगता है कि अगर ऐसा ही होगा, जिस प्रकार से जो हमारी कल्पना थी, हमारी आशा थी कि राष्ट्रपति महोदय उन जगहों पर बोलेंगी, उन स्थानों पर बोलेंगी जहां हम अपेक्षा करते हैं कि देश के प्रथम नागरिक बोलें, नहीं बोली। कहीं ऐसा तो नहीं वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दौरे लगाएंगी, क्योंकि उनके जो अपने समुदाय के लोग हैं वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हैं, और जो राजस्थान में है वो उपराष्ट्रपति महोदय के समाज के लोग बहुत ज़्यादा हैं। क्या उपराष्ट्रपति महोदय ने इन दिनों में उत्तर प्रदेश का, बिहार का, वेस्ट बंगाल का, कर्नाटका का वहाँ भी दौरा किया है? क्योंकि देखिए, जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति होते हैं ये देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति होते हैं, इसमें कोई राजनीतिक प्रतिबद्धता का प्रश्न नहीं होता। तो अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जाएं तो हर प्रदेश में जाएं, उन प्रदेशों में भी जाएं जहां चुनाव है, उन प्रदेशों में भी जाएं जहां चुनाव नहीं है। क्या जैसे मोदी जी, माननीय मोदी जी कर्नाटका बहुत जाते थे, जब कर्नाटका का इलेक्शन हो रहा था आप देख रहे थे कि बाहे गबाहे वो कर्नाटका जाते थे। जब वेस्ट बंगाल में चुनाव था तो वेस्ट बंगाल जाते थे। अब जहां पे चुनाव होने वाले हैं उन क्षेत्रों में मोदी जी जा रहे हैं। चलिए, मोदी जी की बात समझ में आती है, प्रधानमंत्री हैं, राजनीतिक व्यक्ति हैं, वो अपने राजनीतिक चोले को शायद नहीं छोड़ पाते, तो वो अपने सरकारी कार्यक्रम के खर्चों पे अपने राजनीतिक कार्यक्रम करते हैं, वो बात थोड़ी बहुत समझ में आती है। और जब वो इलेक्शन चुनाव घोषित हो जाएंगे उसके बाद शायद वो ऐसा नहीं कर पाएंगे, तो बगल के प्रदेश से जो सीमावर्ती प्रदेश है वहां के इलाकों से जाकर उस प्रदेश को संबोधित करेंगे, जिस प्रदेश में चुनाव है उनको अपने हिसाब से मैनिपुलेट करने का प्रयास करेंगे। लेकिन उपराष्ट्रपति महोदय, और कल ऐसा हो सकता है संजय मिश्रा तो नहीं कहीं राजस्थान से या मध्य प्रदेश से चुनाव लड़ने वाले हैं, जैसे लखनऊ के अंदर जो जॉइंट डायरेक्टर ईडी के थे वो उन्होंने रिजाइन किया और थोड़े दिन के बाद वो विधानसभा का इलेक्शन लड़ गए उत्तर प्रदेश में। देखिए, इससे क्या होता है कि देश की जनता का जो अपनी सरकार पे भरोसा होता है राजीव जी, वो घटता है। मुझे याद आ रहे हैं टीएन शेषन,
टीएन शेषन ने एक ऐसा दिखाया था कि जो चुनाव आयुक्त होता है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, उसको किस प्रकार से निष्पक्ष होना चाहिए, पंच परमेश्वर को कैसा होना चाहिए, क्योंकि जिससे जनता का 142 करोड़ लोगों का भरोसा उस व्यक्ति पे जमे, जिससे ये अपेक्षा की जाती है कि वो एक एम्पायर की भूमिका में रहेगा। क्या ये हम अपेक्षा करते हैं कि आज ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, उपराष्ट्रपति महोदय जिस प्रकार से राजस्थान जा रहे हैं, दूसरे प्रदेशों में नहीं जा रहे हैं, जहां पे उनके समाज के समुदाय के लोग हैं वहां जा रहे हैं, इसका मतलब क्या वो एक 12th प्लेयर की तरह काम कर रहे हैं? तो क्या एक जो होता है लोकतंत्र के अंदर, और आप देखते हैं, आप देश और विदेश के अंदर बहुत बड़ी चर्चा है जिसमें राहुल गांधी की बहुत ज्यादा ये आलोचना करते हैं कि भारत में लोकतंत्र की क्या नींव थोड़ी कमजोर हो गई है। तो अगर ऐसी स्थिति है जहां सबको लेवल प्लेइंग फील्ड न मिले, हर प्लेयर को ये न लगे कि उसको उतनी ही सुविधाएं मिली हैं जो दूसरे को मिली हैं, तो अगर उस प्रदेश में जहां पे कांग्रेस का या इंडिया अलायंस का मुख्यमंत्री है, वहां बार बार जाकर उसको उसमें व्यस्तता में कर देना जिससे वो चुनाव के अपने जो कार्य हैं वो संपन्न न करा पाए, और उन प्रदेशों में न जाना जहां पे जैसे मध्य प्रदेश है जहां बीजेपी का शासन है, जिससे उनको कोई परेशानी न हो, अपनी चुनाव यात्राएं जारी रखें। तो देखिए, जो निष्पक्षता का प्रश्न है, जो चुनाव आयोग है, कल ऐसा हो सकता है कि चुनाव आयुक्त जो है वो भी चुनाव लड़ें, वो भी जाकर अपने लोगों को बताएं। जैसे कहा गया कि आर्मी के जो कर्मचारी हैं अपने गांव में जाएंगे तो उनको पैम्फलेट्स दिए गए, उनको कहा गया कि अपने गांवों में जाके आप सरकार के कार्यक्रमों के बारे में बताएंगे। तो अगर सरकारी कर्मचारियों को, अधिकारियों को और उन लोगों को जिनको हम बड़े श्रद्धा के भाव से देखते हैं, जिनको निष्पक्ष भाव से देखते हैं, अगर वो चुनाव प्रक्रिया में इस प्रकार से हस्तक्षेप करेंगे या बाधा डालेंगे या किसी प्रकार से ऐसा महसूस होगा जनता को कि वो निष्पक्ष रूप से काम नहीं कर रहे हैं, तो ये भारतीय लोकतंत्र, जिसपे एक प्रश्न चिन्ह पहले ही लग चुका है, भारतीय लोकतंत्र प्रश्न चिन्ह के घेरे पे आएगा। और विश्व के सभी लोग इस चीज को बड़े ध्यान से देख रहे हैं, तो उनको ये लगेगा कि ये क्या हो रहा है इस देश में। जिन लोगों को जज की कुर्सी पे बैठना है, जिन लोगों को एम्पायर की कुर्सी में बैठना है, अगर इस प्रकार से मुख्यमंत्री महोदय के निवेदन के बावजूद अगर इस प्रकार की चीजें जारी रहती हैं, तो मुझे लगता है कि भारत का लोकतंत्र जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है, वो और ज्यादा कमजोर हो जाएगा। और हम लोगों की जो एक श्रद्धा का भाव है उपराष्ट्रपति महोदय के लिए और राष्ट्रपति महोदय के लिए, उसमें ऐसा ना हो, भगवान न करे कि उसमें गिरावट आए। जी बिल्कुल, 13 महीनों में 17 बार राजस्थान का दौरा और 34 कार्यक्रमों में हिस्सा लेना, और उसमें से मैक्सिमम उन एरियाज में जहां जाट बहुल संख्या ज़्यादा है, यानी कि जाटों की संख्या ज़्यादा है। जाट बहुल एरिया में अगर जाना, ये क्या कुछ कहलाता है? आप जानते हैं कि जगदीप धनखड़ साहब खुद जाट समुदाय से आते हैं, और जब से उनको उपराष्ट्रपति बनाया गया है, उस समय से ही ये बात कही जा रही है कि बीजेपी ने जाटों को साधने के लिए, और खासकर जो किसान वर्ग है वो नाराज़ है बीजेपी से, उनको अपने पक्ष में, अपने पाले में करने के लिए ऐसा किया है और उनको उपराष्ट्रपति पद पर बैठाया गया है। लेकिन उपराष्ट्रपति साहब अगर राजस्थान में चुनाव से पहले लगातार इतनी बार अगर जाएंगे, और अशोक गहलोत जो बात कह रहे हैं उसमें कितना दम है, ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं और ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं, भले एक्सक्लेमेशन के साथ, भले एक प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ, कि क्या चुनाव लड़ेंगे जगदीप धनखड़ साहब। इसलिए क्योंकि आप देखिए, जब वो अपने आसंदी पे सभापति के रूप में जब वो राज्यसभा में बैठते हैं, वहाँ भी सरकार का पक्ष ज़्यादा लेते हुए वो दिखाई देते हैं। और ये बात कई बार लीडर ऑफ अपोजिशन यानी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब वहाँ कह चुके हैं कि सभापति महोदय, आप हमें कम बोलने देते हैं और टोका टाकी ज़्यादा होती है। और लगातार आप देखिए, जो भी अगर किसी भी ढंग का आरोप लीडर ऑफ अपोजिशन या विपक्ष की तरफ से लगाया जाता है, तो उस समय वो तुरंत कहते हैं कि प्रमाण दीजिए, प्रूफ दीजिए और आज शाम तक दीजिए। ये बातें लगातार होती हैं, तो एक सरकारी पक्ष के रूप में वहाँ दिखाई देते हैं। इन्होंने अपने पक्ष को अभी तक क्लियर ही नहीं किया है। और जो बात यहाँ कह रहे हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, बिल्कुल 100% सही बात कह रहे हैं कि आखिर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ये एक ऐसा पद है जहां आप पार्टी लाइन से ऊपर उठ जाते हैं। लेकिन क्या जगदीप धनखड़ साहब पार्टी लाइन से ऊपर उठ गए हैं? लेकिन राष्ट्रपति महोदया के लिए भी यही बात पूछी जा सकती है। इसलिए हम लोग तो विश्लेषण कर रहे हैं। स्वामी जी, याद कीजिए, गुजरात चुनाव से पहले जब राष्ट्रपति महोदया गई थी गुजरात, उन्होंने क्या कहा था? गुजरात का 75% नमक पूरा देश खाता है। कहने का मतलब ये था कि नमक का कर्ज अदा कीजिए। तो ये जो बातें हैं,
पार्टी लाइन से क्या मोदी जी अपने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, मोदी जी का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टी की सहमति होती है, उसी हिसाब से राष्ट्रपति पद पर उपराष्ट्रपति पद पर आसीन होते हैं, दोनों उसी पार्टी से हैं। ऐसे लोगों को इन्होंने बैठाया है जो पार्टी लाइन से बाहर निकल ही नहीं पाए, ये माना जाए। अगर ऐसा है तो अशोक गहलोत का दावा, अशोक गहलोत का आरोप कितना प्रतिशत यहां सच दिखाई देता है आपके नजर से? नहीं, देखिए राजीव जी, जिस समाज को वो संबोधित करने का प्रयास कर रहे हैं और जो मर्यादाएं हैं, देखिए ये प्रश्न होता है जो हमारे भारतीय समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मर्यादाओं का जो हनन करता है, क्या ये समाज, क्या उनका समाज इस चीज को स्वीकृति देगा? क्योंकि उस समाज को जानता हूं मैं, उसी क्षेत्र का रहने वाला हूं, जिस समाज की हम लोग संदर्भ ले रहे हैं वो इतना मर्यादित समाज है, इतना अपना सिर ऊंचा करके चलने वाला समाज है, वो सिद्धांतवादी समाज है, वो समाज है जो इन चीजों पे, और अगर एमएसपी दे दें और ये कहें कि ठीक है, जो हमने वादा किया था, जो स्वामीनाथन कमीशन की एमएसपी का डिक्लेरेशन था, जो होना चाहिए था, और प्रधानमंत्री महोदय चलिए अभी चुनाव जो संहिता है वो नहीं लगी है और हम देते हैं और किसानों की आमदनी 1.5 गुनी हो जाएगी। अगर आपने 13 महीने जिन किसानों को दिल्ली की वहां पे बाउंड्रीज पे तड़पाया है, 750 किसानों की आपने शहादत दी है, उसके बाद आप ये समझते हैं कि वो समाज जिसने मुगल बादशाहों को चैन से नहीं बैठने दिया, कितनी बार इन लोगों ने चढ़ाई की, दिल्ली को चारों तरफ से घेर के कब्जा कर लिया, उस समाज को आप इस प्रकार से प्रभावित करेंगे? और ये समाज जानता है कि उस व्यक्ति से, जिसको हम लोग निष्पक्ष रूप से मानते हैं कि वो एम्पायर है, वो जज की और परमेश्वर की कुर्सी पर बैठा है, अगर वो इस प्रकार से अपने उन क्षेत्रों में जहां उसके समाज के लोगों की संख्या ज्यादा है, अगर उनको प्रभावित करने का प्रयास करता है। और राजीव जी एक और चीज देखिए, रमेश बिधूड़ी को भी उस क्षेत्र में भेजा गया है जहां पर उन्हें वहां पे पर्यवेक्षक बनाया गया है, जहां पर या तो अल्पसंख्यक हैं या गुर्जर समाज की बहुत ज्यादा भागीदारी है। अब आप देखिए समाज क्या अपेक्षा कर रहा था, आपकी जो प्रतिक्रियाएं आपके श्रोता और दर्शक दे रहे थे, उनकी अपेक्षाएं क्या थी, उनकी इच्छा क्या थी? हर उस आदमी की इच्छा क्या थी जो भारत की जो पुरानी परंपराएं हैं, मर्यादाएं हैं, उनका पालन करने की इच्छा रखता है? आप इसका मतलब ये चाहते हैं कि वहां जाकर जो अल्पसंख्यक समाज जो वैसे ही डरा हुआ था, जैसे रमेश बिधूड़ी ने पार्लियामेंट के अंदर स्टेटमेंट दिया था, रमेश बिधूड़ी को कोई दंड देने के बजाय, उनसे कोई भी कार्रवाई करने के बजाय, अगर आप उस क्षेत्र में उनको नियुक्त करते हैं जहां पर उनके समाज के और अल्पसंख्यक समाज की संख्या सबसे ज्यादा है, इसका मतलब ये जो अपेक्षा, ये जो समझ रहा है समाज, जो देश समझ रहा है कि आप देश में आग लगाना चाहते हैं, देश में दंगे भड़काना चाहते हैं, देश में विद्वेष बढ़ाना चाहते हैं, देश में नफरत बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब राहुल गांधी की यात्रा होगी और जब ये नारा जन जन में गूंजेगा, गली गलियों में गूंजेगा, कस्बे कस्बे में गूंजेगा, हर यात्रा में गूंजेगा, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, तो लोगों को समझ में आएगा कि जो ये नफरत भड़काने के लिए जिस प्रकार की कार्रवाइयां और जिस प्रकार की प्लानिंग चल रही है, ये देश के लिए अहितकारी है और देश के हित में ये है कि हम प्यार मोहब्बत की बातें करें। और जिन लोगों ने इस प्रकार के स्टेटमेंट संसद में दिए हैं, जिन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है, उनको दंडित, अगर जो राज्यसभा के या लोकसभा के अध्यक्ष, सभापति, उपसभापति अगर नहीं करते हैं, तो जनता से हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है और निवेदन है कि आप कृपा करके पंच परमेश्वर बनिए, आप पंच की कुर्सी पर बैठिए और आप ये निर्धारित कीजिए कि क्या ये मर्यादित है। अगर आप समझते हैं कि अमर्यादित है, तो इस प्रकार की अमर्यादाहीन जो कार्रवाइयां हो रही हैं, ऐसे लोगों को दंडित करना जनता का काम है, समाज का काम है, और समाज को इस चीज पे जागरूक होकर अपना जो मोहर लगानी है उसका निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि देश मर्यादाओं पे चलता है और हमारा देश हमेशा से मर्यादाओं पे चला है। आपने राजीव जी वो देखा समय जब अटल जी को भेजा गया था अपना देश का दूत बना के अपोजिशन गवर्नमेंट के द्वारा कांग्रेस के लोगों को भेजा गया था। इस देश की ये मर्यादाएं हैं कि हमने हमेशा ये माना है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष देश के लोकतंत्र के दो मजबूत किले हैं और एक दूसरे का सम्मान लोकतंत्र के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। लेकिन अगर इस प्रकार से विद्वेष फैलाने की जो ऑलरेडी परंपरा चल रही है उसको बढ़ाने का प्रयास होता है, जो देश के लिए बहुत नुकसानदायक है, और जनता और समाज का ये कर्तव्य है कि इन चीजों के भुलावे में न पड़ें और जो ये मर्यादाएं टूट रही हैं, जो मर्यादाएं तोड़ रहे हैं, उनको दंड दें।
जी बिल्कुल, इन मर्यादाओं को तोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन एक मर्यादा है जिस पर आप राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, अगर देखा जाए तो सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हैं। ऐसे तमाम पद जो हैं, इन पदों की मर्यादा होती है, उसका पालन भी करना ज़रूरी है। लेकिन क्या जहाँ पर राजनीतिक तौर पर, कहीं ना कहीं सियासी तौर पर अगर ऐसे अगर नेता बैठे हैं आकर के, तो वो क्या उन पदों की मर्यादा का पालन कर रहे हैं? एक बड़ा सवाल है। और अशोक गहलोत जो बात यहाँ कह रहे हैं उसमें बहुत दम है। और अगर भले मजाकिया लहजे में ही पूछा जाए, लेकिन ये पूछा तो जा सकता है कि क्या अब उपराष्ट्रपति साहब भी विधायकी का चुनाव लड़ेंगे? ये सवाल तो पूछा जाएगा। अगर उपराष्ट्रपति महोदय राजस्थान बार बार जा रहे हैं, उस एरिया में जा रहे हैं, 13 महीने में 34 सभाएं कर चुके और 17 दौरे कर चुके, कल के कल वो 5 सभाएं कर चुके हैं, 5 कार्यक्रम उपराष्ट्रपति महोदय का वहां पर था राजस्थान में। और इसीलिए कह रहे थे अशोक गहलोत, क्योंकि अब चुनावी मोड में है राजस्थान, चुनावी मोड में है मध्य प्रदेश, या चुनावी मोड में है छत्तीसगढ़ और मिजोरम और तेलंगाना, ये तमाम राज्य। और अगर यहाँ पर आप देखिए कि ऐसा होता है तो सवाल तो पूछा जाएगा, सवाल तो उठेंगे। और इसीलिए यहाँ हम सवाल पूछ रहे हैं। कल ही चर्चा कर रहे थे हम मध्य प्रदेश में जो कुछ हो रहा है और उसके बारे में, वहाँ पर जो सांसद हैं, सांसदों को जैसे विधायकी का कर दिया गया, तो ये सब। लेकिन अब उसके बाद जो कुछ इधर हो रहा है उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। राजस्थान को लेकर के ज़रा अब इसके पॉलिटिकल सिनेरियो को लाया जाए, यहाँ उस पर चर्चा की जाए। स्वामी जी, कि स्वामी जी ज़रा आपसे समझूं कि वसुंधरा राजे सिंधिया को किनारे लगाने के लिए कितने सारे कद्दावर नेताओं को सामने लाकर खड़ा किया गया है। और अब ये कहा जा रहा है कि जैसा मध्य प्रदेश में किया गया वैसा ही शायद यहाँ भी किया जाएगा। यानी कहीं ना कहीं राजस्थान में भी कई कद्दावर नेता हो सकता है, मंत्री हो सकता है, सांसद, केंद्रीय मंत्रियों की बात कर रहा हूँ, केंद्रीय मंत्री, सांसद, ये तमाम लोग जो हैं वो विधायकी का चुनाव लड़ते हुए दिखाई दें। और इन सब के प्रमुख, अगर चुनाव ना भी लड़ें उपराष्ट्रपति जी, तो प्रमुख प्रचारक के रूप में क्या हम उपराष्ट्रपति जी को देखने वाले हैं? स्वामी जी, एक सवाल तो पूछा जाएगा। और ये सवाल इसलिए पूछा जाएगा, हम और आप विश्लेषक हैं, ये सवाल इसलिए भी पूछा जाएगा क्योंकि जब सीएम कह रहे हैं, हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि भाई बहुत हो गया, अभी चुनाव का वक्त है, थोड़ा सा तो रहम कीजिए और अभी कुछ दिन रुक जाइए, पधारिएगा बाद में, पधारो हमारे राजस्थान में बाद में, अभी तो रुक जाओ, ये आपका ही राजस्थान है। तो इसलिए भी, लेकिन ज़रा समझना चाहता हूँ जो बीजेपी की जो राजनीति है और उस राजनीति में साइडलाइन की हुई वसुंधरा राजे सिंधिया, और क्या वसुंधरा राजे सिंधिया जो 60 से 70 सीटों पर सीधा प्रभाव रखती हैं, 200 सीटों का अगर राजस्थान है और उसमें से 101 सीटें चाहिए आपको सरकार बनाने के लिए, 60 से 70 सीटों पर अगर वसुंधरा राजे सिंधिया अपना प्रभाव रखती हैं और वो साइडलाइन हो जाती हैं, तो कुछ ना कुछ तो होगा मोदी जी की जेब में कि छोड़ो इनको बाहर करो, लेकिन ये है। तो ये क्या वही है जगदीप धनखड़ साहब हैं या कोई और है? स्वामी जी। राजीव जी, आपके श्रोता और दर्शकों ने वो फोटोग्राफ देखी होंगी जैसे वसुंधरा राजे जी का अपमान किया गया। मैं अपमान शब्द का उपयोग कर रहा हूं। देखिए, वो प्रदेश की मुख्यमंत्री कई बार रही, सम्मानित नेत्री हैं। आपने देखा कि जब मोदी जी वहां गुजरे, सब लोगों को प्रणाम किया उन्होंने, और जहां वसुंधरा राजे जी दिखी वो मुड़े और उनके प्रणाम का जवाब नहीं दिया। वसुंधरा राजे जी 2-3 मिनट तक हाथ जोड़े खड़ी रही। ये नारी का अपमान है। पहला, जब आपने देखा कि वहां मोदी जी को माला पहनाई जा रही थी, तो वसुंधरा राजे जी ने मर्यादाओं का पालन करते हुए प्रधानमंत्री को माला पहनाने के लिए अपना हाथ लगाया, और राजेंद्र राठौर साहब ने उस माला को इतना ऊपर उठा दिया कि वसुंधरा राजे जी उस माला पे अपना हाथ नहीं लगा पाई। और वसुंधरा राजे ने घूर के देखा राजेंद्र राठौर की तरफ कि मेरा अपमान ऐसा क्यों कर रहे हो। आपने देखा होगा, आपके श्रोताओं ने भी देखा होगा, आपने उज्जैन के अंदर राजीव जी जिस प्रकार से एक 10-12 साल की लड़की के साथ व्यवहार हुआ है, और वहां भी डबल इंजन की सरकार है। नोट कीजिए, मध्य प्रदेश के अंदर भी डबल इंजन की सरकार है, जहां वो बच्ची दौड़ती रही, बदहवास दौड़ती रही, निर्वस्त्र दौड़ती रही, उसी प्रकार से दौड़ती रही जैसे मणिपुर में दौड़ी है।
महिलाओं को जिस प्रकार से अपमान झेलना पड़ा है डबल इंजन की सरकार मणिपुर में, उसी प्रकार का अपमान उस 10-12 साल की बिटिया को देखना पड़ा उज्जैन के अंदर, जो महाकाल की नगरी है। और आपने देखा मणिपुर के अंदर 2 दिन के लिए इंटरनेट हटाया गया, 4-5 महीने के बाद 2 दिन के लिए हटाया गया, और वहां पे ये पता चला कि 16-17 साल के एक लड़के और लड़की का, और ये बहुत पहले की घटना है जब बता दिया गया था दोनों मिसिंग है, और ये इन लोगों ने सोचा, जबकि पुलिस में रिपोर्ट लगा दी गई, इन्होंने कहा नहीं साहब वहां जाओ, लोकेशन भी पता चल गई वो बच्चे कहां पर हैं, वहां जाके पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, और उसके बाद में वो मृत बच्चे पता चले, और जब उनकी फोटो देखी वह इंटरनेट से वहां पे प्रचलित हुई, वहां फिर दंगे भड़क गए। देखिए आज की तारीख में अगर मणिपुर के अंदर इस प्रकार गृह युद्ध की स्थिति है और उसके बावजूद केंद्र सरकार इतनी अक्षम है, और वो केंद्र सरकार इतनी अक्षम है जो कहती है कि हमने रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया था, वो मणिपुर में अपने वो सीमावर्ती इलाके के अंदर गृह युद्ध को नहीं रोक पा रही है। वहां पे जो दोनों समुदाय हैं और उन समुदायों के बीच में इतना झगड़ा करा दिया है, इतना द्वेष पैदा कर दिया है कि उसको हील करने के लिए बहुत समय लगेगा, और जो भी हील करने जा रहा है उसको परेशान किया जा रहा है, चाहे वो एडिटर्स गिल्ड हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे वो महुआ मोइत्रा टाइप की हो, या जो दिल्ली की जो महिला संरक्षण की अध्यक्षा हैं वो वहां गई, और जिस प्रकार से उनको, और वो गई और अपनी जान जोखिम में रख के गई, क्योंकि देखिए जो भी जनप्रतिनिधि राजनीति है राजीव जी, उसका ये कर्तव्य है कि वो चाहे मणिपुर हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे जहां भी महिलाओं के साथ नारी हो, लेकिन राजस्थान के अंदर तो, अच्छा आप क्या राजनीतिक आपने पूछा इसका क्या प्रतिक्रिया होगी, क्या ये समाज, जिस समाज का हम लोग संदर्भ ले रहे हैं, जो एक गौरवशाली इतिहास है जिस समाज का, क्या इनको, इन महोदय को देखकर ये याद नहीं आएगा उनके समाज की बिटियाओं को किस प्रकार दिल्ली की सड़कों पे घसीटा गया, किस प्रकार एक उत्तर प्रदेश के दबंग नेता ने, किस प्रकार से आज पुलिस भी ये कह रही है कि वो दोषी है और पुलिस के पास पूरे सबूत है कि उस आदमी ने बेटियों को परेशान किया था। क्या ये समाज अपनी बेटियों पे हो गए अत्याचार और 13 महीने जिस प्रकार से इस समाज ने बाकी किसान भाइयों और 36 बिरादरी के साथ दिल्ली के आसपास बैठ के अपमान सहा है, क्या इस व्यक्ति को देखकर, इन व्यक्ति को देखकर, इस व्यक्ति नहीं इन व्यक्ति को देखकर वो अपने ऊपर जो उनके अपमान हुए हैं, जिस प्रकार से उनका शोषण हुआ है, उसकी याद नहीं दिलाएगा? और क्या ये काउंटर प्रोडक्टिव नहीं हो जाएगा? जिस ध्येय से उनको भेजा गया है अपने समाज को जागृत करने के लिए, वो समाज कहेगा कि मेरा समाज तो ऐसा नहीं है, मेरा समाज तो मेरी बेटियों का सम्मान करता है, और जिन्होंने मेरी बेटियों का अपमान किया है उनके रिप्रेजेंटेटिव अगर आके वोट मांगेंगे तो मैं वोट नहीं दूंगा। तो मुझे ऐसा लगता है जिस प्रकार से उज्जैन के अंदर ये लोग चुप बैठे हैं, जिस प्रकार से मणिपुर के अंदर ये कोई बात नहीं कर रहे हैं, जिस प्रकार से ये घटनाएं राजस्थान के अंदर हो गई हैं, जिस समाज को ये प्रेरित करने का प्रयास कर रहे हैं, ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा। और जिस प्रकार से आज उनकी सारी जितने भी स्ट्रेटेजीज हैं वो फेल हो रही हैं, ये भी स्ट्रेटेजी काउंटर वो होगी। और जिन लोगों ने भी वसुंधरा राजे जी का अपमान होते हुए देखा है, चाहे वो राजनीतिक रूप से किसी के प्रति प्रतिबद्ध हो ना हो, लेकिन नारी का सम्मान, एक एक्स चीफ मिनिस्टर का इस प्रकार से अपमान हमारे समाज के लिए अच्छा राजीव जी नहीं। जी बिल्कुल, ये अच्छा नहीं है। उज्जैन से लेकर के और वाया भोपाल आप जयपुर तक देखिए तो जो चीज़ें हो रही हैं वो सही नहीं है। लेकिन इन सब के बीच अगर टॉप पदों पर, उच्च पदों पर बैठे हुए अगर नेता हों, अधिकारी हों, राष्ट्रपति जी हों, उपराष्ट्रपति जी हों, ये लोग भी अगर सम्मान न करें, अपने पद का सम्मान न करें, तो फिर देश किस दिशा में जाएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में तो हम खूब चर्चा करते हैं, इसलिए इस वक्त हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। उनकी चर्चा अभी थोड़ी देर बाद नज़रिया में होगी, और उनकी चर्चा हम फिर उसके बाद न्यूज़ पॉइंट में करेंगे। तो अभी पीएम साहब को थोड़ी देर के लिए आराम करने देते हैं। लेकिन दूसरे जो नेता हैं, खासकर स्वामी जी, उपराष्ट्रपति साहब, और इनको लेकर के जो अशोक गहलोत बात कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हो रही हैं। और इसलिए भी इम्पॉर्टेंट बातें हैं क्योंकि अगर आप जाट बहुल क्षेत्र से एक नेता लेके आते हैं, बहुत अच्छी बात है। अभी आप कह भी रहे थे, अगर दिल्ली की सड़कों पर महिला पहलवानों को, उसमें से भी मैक्सिमम महिला पहलवान जो हैं वो उसी क्षेत्र से आती हैं, हरियाणा, और उसी समुदाय से आती हैं, उनके साथ आपने क्या किया? ये सवाल पूछा जाएगा। आप
मैतेई और कुकी समुदाय के बीच जो काम कर रहे हैं, इसको लेकर के अगर उपराष्ट्रपति महोदय चले जाते मणिपुर तो कोई बात होती। एक नहीं 4-4 दौरे कर लेते मणिपुर के। एक ही दौरे कर लो आप। लेकिन राहुल गांधी वहां से आते हैं तो आप कहते हैं कि वो तो नफरत की बाजार और नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान की बात कर रहे हैं, लेकिन यहां तो उल्टा है। ये जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है एक उपराष्ट्रपति का, इसको कैसे देखा जाएगा? हमारे देश के जो युवा हैं, नौजवान हैं, जो आज पढ़ लिख रहे हैं, या तो पत्रकारिता कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ और पढ़ रहे हैं, वो इसको किस हिसाब से देखे? अगर उपराष्ट्रपति के ऊपर कोई आलेख लिखना आए, ऐसे राइट एन ऐसे ऑन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो क्या लिखेंगे? कि वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट देते हैं, वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, ये माना जाए? स्वामी जी देखिए राजीव जी, ये ऐसा ही है जैसे एक टीचर किसी छात्र को नकल कराए और किसी विशेष छात्र को नकल कराए। तो ये जो मर्यादाएं हैं, जो टीचर से एक्सपेक्टेशन है, शिक्षक से एक्सपेक्टेशन, या बीजेपी ने उतार दिया, जेपी नड्डा का नाम ले तो जेपी नड्डा साहब ने उतार दिया। लेकिन क्या राजस्थान में अब उपराष्ट्रपति को आप उतारने जा रहे हैं, घोषित या अघोषित, या आप ऑलरेडी राजस्थान के चुनाव में उतार चुके हैं, यह माना जाए? स्वामी जी आप अपनी बात जरा रखिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। आप जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप इन सवालों का जवाब खुद भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, इस पे हम चर्चा भी करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यही कि आखिर क्या कारण है कि उपराष्ट्रपति साहब बार बार पिछले 13 महीने में 17 बार और उसमें 34 सभाएं कर चुके हैं, और कल की डेट में, जो बीता हुआ कल की डेट में 5-5 सभाएं, 5-5 कार्यक्रम आप कर चुके हैं। और इसीलिए तो अशोक गहलोत कह रहे हैं कि अभी तो थोड़े दिन माफ करो साहब, कुछ दिन तो रुक जाओ। अशोक गहलोत यही कह रहे हैं, कुछ दिन रुक जाओ, चुनाव का वक्त है, प्रोटोकॉल का पालन करना होता है, हम उतना नहीं कर पाएंगे। स्वामी जी नहीं, देखिए राजीव जी, वही स्थिति है। देखिए, ये तो उपराष्ट्रपति महोदय को, राष्ट्रपति महोदय को और जितने लोग भी संवैधानिक पदों में बैठे हैं, उनको अपनी मर्यादाएं समझनी चाहिए। उन्हें अपने बच्चों के लिए क्या आदर्श ये लोग उपस्थित कर रहे हैं, इसकी नेक्स्ट जनरेशन क्या सोच रही होगी इन लोगों के बारे में। देखिए, हम लोग भी राजीव जी, जो आज इस आपके चैनल में या दूसरे चैनल में जाकर जनता से जो उद्बोधन करते हैं, हम लोग इसलिए करते हैं, और उसका विशेष कारण ये है कि हमारी अगली पीढ़ी जो है, हमारे जो संतान है, हमारे जो वंशज हैं, वो आके ये सोचेंगे कि अखिल स्वामी जो थे वो क्या कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे। अगर मैं कभी एज ए शिक्षक मैंने अगर किसी बच्चे के साथ कोई न्याय और अन्याय किया होता, तो क्या मैं अपने जो बच्चे हैं, अपने जो वंशज हैं, उनको मैं मुंह दिखा पाता? तो क्या इन लोगों को ये कभी नहीं समझ में आता है कि इनकी जो अपने उच्च पद पे जाने के लिए, राष्ट्रपति बनने की अगर आपकी अपेक्षाएं हैं, अगर आप चाहते हैं कि अगले राष्ट्रपति आप बन जाएं, इसके बावजूद अगर आप मर्यादाओं का हनन करते हैं, तो आप समाज को क्या मुंह दिखाएंगे? जब आप घर लौट के आएंगे, आज सतपाल मलिक हैं, आज वो संघर्ष कर रहे हैं लेकिन सत्यता बता रहे हैं, तो इसलिए समाज में उनकी इज्जत है। वो भी उसी समाज से आते हैं जिस समाज का आप संदर्भ ले रहे हैं, लेकिन उनका समाज एक आदर्श की स्थिति में उनको देखता है। उनके अंदर चौधरी छोटू राम को देखता है, उनके अंदर चौधरी चरण सिंह को देखता है, उस ईमानदार नेता को देखता है जो कि राज्यपाल होने के बावजूद, इतना महत्वपूर्ण पदों में रहने के बावजूद किराए के मकान में रहता है और संघर्ष करता है। तो ये समाज ये देखेगा कि एक तरफ वो व्यक्ति है जो कि समाज से संघर्ष कर रहा है, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जो उसके कर्तव्य हैं इस राष्ट्र के प्रति, उसका निर्वहन करने का प्रयास कर रहा है, और दूसरी तरफ से इतने मर्यादापूर्ण, क्योंकि हम राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को बहुत श्रद्धा के भाव से देखते हैं। हम लोग क्रिटिसाइज करते हैं, राजनीतिक लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं, जो गलत नीति बनाता है, बीजेपी बनाती क्रिटिसाइज करते हैं, कांग्रेस बनाती है उसको क्रिटिसाइज करते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति महोदय को हम इसलिए कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करते क्योंकि वो संवैधानिक पद है, हमारे देश के मान और सम्मान है। लेकिन इस प्रकार की घटनाओं को बिल्कुल परिणाम स्वरूप दिखाने में अगर उनकी मर्यादाएं गिरती हैं और समाज की अगर उनकी प्रतिष्ठा गिरती है, तो देश की प्रतिष्ठा गिरती है और विदेश में जो हमारे देश की छवि है वो गिरती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग जो संवैधानिक पदों में बैठे हैं, इन्हें अपने मर्यादाओं का हनन नहीं करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए, जिससे आगे आने वाले जो हमारे वंशज हैं, उनके वंशज हैं, उनको इज्जत से नाम लें और इस प्रकार से नाम न लें जैसे उन लोगों ने जिन्होंने मर्यादाओं का पालन नहीं किया, उनका नाम लिया जाता है और काले अक्षरों में उनका नाम लिया जाता है। तो पुनः मैं निवेदन करना चाहूंगा, इन संवैधानिक पदों में बैठे हुए वो लोग जो हमारे लिए सम्मानित हैं, वो कृपा करके ऐसा काम न करें। और जब चुना हुआ चीफ मिनिस्टर उनसे रिक्वेस्ट कर रहा है, अगर उनको जाना है तो बिहार जाएं, उत्तर प्रदेश जाएं, वेस्ट बंगाल जाएं। वेस्ट बंगाल के तो गवर्नर भी हो रहे हैं, उनके पुराना प्रेम है वेस्ट बंगाल से, वहां चले जाएं, वहां जाके जितने उद्घाटन करने हैं,
जितना जनता को उद्बोधित करना है वहां जाके करें, राजस्थान पे कृपा करें और जो अशोक गहलोत साहब कह रहे हैं उनकी बात को सुनना उनके लिए मेरे ख्याल से लोकतंत्र के लिए एक अच्छा दर्शन होगा। जी बिल्कुल, दो बहुत शानदार कमेंट आए हैं, ज़रा आपके सामने रखना चाहता हूं स्वामी जी। गुंटा कामेश्वर राव हैं, कह रहे हैं कि वाइस प्रेसिडेंट शुड रिजाइन एंड पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस। और दूसरे अनन्या राजवंशी जी का कहना है कि जब पूर्व राष्ट्रपति को वन नेशन वन इलेक्शन का अध्यक्ष बना सकते हैं तो उपराष्ट्रपति को चुनाव क्यों नहीं लड़ा सकते हैं। ये दो कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रा इस पे भी आपके विचार सुनना चाहूँगा कि उनको रिजाइन करके, उपराष्ट्रपति महोदय को रिजाइन करके और चुनाव लड़ना चाहिए। ये एक अच्छा सुझाव है और ये गुंटा कामेश्वर राव साहब का है। और अनन्या जी का कहना है कि जब राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति को आप याद कीजिए, और इसकी चर्चा हम कर भी रहे थे कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब को वन नेशन वन इलेक्शन का आपने अध्यक्ष बना दिया, उस कमेटी का अध्यक्ष बना दिया, उनको काम पे लगा दिया। और पूर्व राष्ट्रपति होता है, उनका अपना जलवा होता है, उन्होंने देश की सरकार को चलाया है, मोदी जी की सरकार को चलाया है, और उनको आपने क्या काम में लगा दिया। तो सवाल तो उठेंगे। तो जब उनको इस काम में आप लगा सकते हैं, पूर्व राष्ट्रपति को, तो उपराष्ट्रपति को आप किसी भी काम में लगा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां दूसरी है स्वामी जी, इस पे तो अपनी टिप्पणी आप दीजिए ही। एक सवाल और भी है कि खुद भी उस पद पर जो बैठा है उसको भी तो सोचना चाहिए। आप याद कीजिए वेंकैया नायडू साहब को, वो भी थे उस पद पे, और अभी वो कहां हैं दिखाई नहीं देते। लेकिन जब उस पद पे थे वहां भी उस पद की डिग्निटी को मेंटेन किया उन्होंने। और सबसे बड़ी बात कि एम वेंकैया नायडू साहब ने उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट की डिग्निटी को भी मेंटेन किया और राज्यसभा के सभापति की डिग्निटी को भी मेंटेन किया उन्होंने, और बहुत अच्छी तरह से मेंटेन किया। और उसके बाद रिटायर होते हैं वो, और आज पब्लिकली ऐसे किसी कार्यक्रम में दिखाई नहीं देते, न ही राजनीतिक बयानबाजी में वो कहीं सुनाई पड़ते हैं। तो यहां ऑलरेडी बीजेपी के ही हैं, ऐसा भी नहीं है कि कोई और हो, कोई दूसरी पार्टी का हो तो हम बात कर रहे हैं, वो बीजेपी के ही हैं। जरा इस पे अपने विचार रखिए। नहीं, जो दोनों प्रश्न पूछे गए हैं वास्तविकता में बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और ये इतने अच्छे प्रश्न हैं क्योंकि देखिए वास्तविकता में देखिए मर्यादाओं का पालन उस व्यक्ति से जो देश के सर्वोच्च पद पर है, थोड़े से लाभ के लिए और केवल राजनीतिक लाभ के लिए, और 2024 के बाद जब ये चुनाव के रिजल्ट्स आएंगे उसके बाद ये क्या मुंह दिखाएंगे उन लोगों को जो सत्ता में बैठेंगे, और जो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल बनेगा उनको क्या मुंह दिखाएंगे कि आपने चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास किया। देखिए ये मर्यादाओं का पालन, दोनों प्रश्न इतने वाजिब और इतने इंपॉर्टेंट है। और देखिए आप राजीव जी, पूरे विश्व में हर देश का राष्ट्राध्यक्ष अपने देश की मर्यादाओं को बढ़ाने के लिए किस तरह आगे बढ़ता है। आपने देखा बाइडेन साहब ने जिस ब्लैक व्यक्ति की हत्या की थी पुलिस वालों ने, उसकी पत्नी के सामने घुटने के बल बैठकर उससे माफी मांगी, ये मर्यादा थी। G20 के अंदर जब यहां पे ऋषि सुनक आए और उन्होंने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जो शेख हसीना हैं वो सोफे में बैठी हैं, वो घुटने के बल उनके पास बैठे, जबकि लोगों ने उसको अलग अलग तरह से परिभाषित करने का प्रयास किया। ये है मर्यादाएं, ये मर्यादा हैं। बाइडेन साहब ने बताया कि जिसकी हत्या मेरे प्रशासन या मेरे पहले प्रशासन के द्वारा हुई है उससे मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मैं प्रायश्चित करता हूं। और उसी प्रकार से ऋषि सुनक ने बताया कि शेख हसीना चाहे एक छोटे देश की राष्ट्राध्यक्ष हों, लेकिन क्योंकि वो नारी हैं, क्योंकि वो महिला हैं और मैं यंग हूं, एक घुटने पे बैठ के उन्होंने उनके पास जाके बात की। ये होती है मर्यादाएं। इस देश की राजीव जी यही मर्यादाएं थी रावण के पास भी, और जो जब भी हमारी पुरानी जितनी परंपराएं हैं उसमें जब मृत्यु और जब कोई ऐसा आदमी जो ज्ञानी हो उसके बाद ज्ञान लेने के शत्रु के बाद भी भेजा गया है, ये हमारी परंपराएं हैं। और ये परंपराएं कैसी परंपराएं कायम हो रही हैं जहां बराक ओबामा जो हैं बिल्कुल अज्ञातवास में हैं, उनके बारे में कुछ नहीं पता है। कहीं वो आइसक्रीम बेचते हैं, कहीं लोग उनको खाने पे वो बुलाते हैं तो अपने हाथ से लोगों को खाना सर्व करते हैं। इससे देश की जो छवि है वो विश्व में बढ़ती है। क्या हमारे देश की छवि राजीव जी इससे बढ़ेगी कि हमारे उपराष्ट्रपति चुने हुए मुख्यमंत्री और जब चुनाव घोषित होने वाले हैं वहां पर जाकर उनकी प्रतिरोध के बावजूद ये करें? और बिल्कुल ये प्रश्न आपके जो दर्शक और श्रोता प्रबुद्ध श्रोता ने पूछे हैं,
ये बिल्कुल आवश्यक हैं। अगर उपराष्ट्रपति महोदय को इस प्रकार से हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है तो अपने समाज बहुल्य जो भी राजस्थान के अंदर उनके समाज में जहां सबसे ज्यादा मेजॉरिटी वाला एरिया है वहां से चुनाव लड़ लें और उपराष्ट्रपति पद पे किसी ऐसे व्यक्ति को बिठाया जाए जो कि निष्पक्ष हो, जो किसी समाज को रिप्रेजेंट न करता हो, जो पूरे देश को रिप्रेजेंट करता हो, जिसके लिए विपक्ष और सत्ता एक समान हो। लेकिन अगर आप निष्पक्ष नहीं हैं तो पंच परमेश्वर की कुर्सी से उतर जाइए और जनता के उसमें आ जाइए, चुनाव लड़िए और तब देखते हैं कि जनता आपको जिताती है, कहराती है, जमानत जब्त हो जाएगी, क्योंकि मर्यादाओं का पालन न करने वालों को भारतीय समाज छोड़ता नहीं है, बख्शता नहीं। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। उसमें भी आप जिस पद पे बैठे हुए हैं उसकी मर्यादा का पालन तो आप जरूर कीजिए, लेकिन क्या यहाँ मर्यादाओं का पालन हो रहा है? क्या राष्ट्रपति से लेकर उपराष्ट्रपति तक या प्रधानमंत्री तक सब अपनी मर्यादा का पालन कर रहे हैं या ये जो सरकार है ये कर रही है? ये एक सवाल है, लोग पूछते हैं, इसलिए ये सवाल यहाँ हम आप तक रख रहे हैं। ये सोचना आपको है, इस सवाल का जवाब देना आपको है। लेकिन एक सवाल और भी है जो अरविंद सिंह साहब बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या इनके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में मामला दर्ज कराया जा सकता है? अगर ऐसा हो जाए तो इनको पद छोड़ना पड़ेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पे महाभियोग ही लगता है, तो पद छोड़ने से पहले अगर पद छुड़ाना है तो महाभियोग की तरफ जाना होगा। लेकिन स्वामी जी, इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? नहीं, देखिए, चंद्रचूड़ साहब इस समय बहुत महत्वपूर्ण निर्णयों को लेने में व्यस्त हैं। 13 अक्टूबर को एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं और अडानी जी पे जिस प्रकार के पर्दाफाश हो रहे हैं और जिस प्रकार से सारी चीजें खुल के आ रही हैं, आप देखिएगा ये लोग जो आज अपनी मर्यादाओं को भूलकर इस प्रकार से निर्देशित हो रहे हैं और लोकतंत्र की हत्या में भागीदार बन रहे हैं, इसमें मेरे ख्याल से चंद्रचूड़ साहब को अभी बहुत ज्यादा बोझिल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वही एक व्यक्ति आज हमें दिख रहा है, सुप्रीम कोर्ट ही एक हमें ऐसा संस्था दिख रही है जो निष्पक्ष रूप से काम कर रही है। तो अभी उन्हें बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेने हैं। अभी उन्होंने महाराष्ट्र में भी स्पीकर महोदय को कहा है, लेकिन स्पीकर महोदय जिस प्रकार से पोस्टपोन कर रहे हैं और लगता है 6-7 महीने वो निर्णय नहीं लेंगे। जिस प्रकार से अडानी के मसले में भी चीजें पर्दाफाश हो रही हैं, सारे केसेस में किस प्रकार से गुमराह करने का प्रयास किया गया, और चंद्रचूड़ साहब जब तक हैं तब तक मेरे ख्याल से ये अगर महाअभियोग की बात होगी, 2024 का चुनाव हो जाने दीजिए, 400-450 सीट इंडिया को आ जाने दीजिए। उसके बाद जितने लोगों ने देश के लोकतांत्रिक परंपराओं का, मर्यादाओं का हनन किया है, उन सब पे जो भी कार्रवाई होगी वो उस समय होगी। अभी क्योंकि जो महाअभियोग होगा वो भी संसद के अंदर होगा, मेजॉरिटी उनकी है, तो जो चाहते हैं समय निर्णय हो जाता है। तो अभी मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट को शांति से वो निर्णय लेने, और जब वो निर्णय लेंगे और जिस प्रकार से अभी बहुत ज्यादा ऐसे विस्फोट होने वाले हैं जो सूचना के माध्यम से आपको होंगे, जो लोग मणिपुर को नहीं समझ पा रहे हैं, जो मणिपुर की गृह युद्ध को नहीं समझ पा रहे हैं, जो कि वहां पे जो पत्रकार महोदय जाते हैं उन पे केसेस करते हैं और सुप्रीम कोर्ट को उनको बेल देनी पड़ती है, तो सुप्रीम कोर्ट इतना ज्यादा व्यस्त इन लोगों ने कर दिया है क्योंकि हर जगह लोकतंत्र की मर्यादाओं का हनन हो रहा है, उसकी हत्या हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ओवरबर्डन्ड है। तो हम ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जितने उनके पास पेंडिंग मसले हैं उसमें निर्णय देके देश की जनता को, समाज को जो आश्वासन वो देती आ रही है वो दे और हमारा मनोबल बढ़े, क्योंकि हमें अंत में जब हमारे मालिक लोग, जो हमारे लोकतंत्र में जिनको हमको चुना था, जो महंगाई को बढ़ा रहे हैं, बेरोजगारी को बढ़ा रहे हैं, देश की जनता की नहीं सुन रहे हैं, जवानों की नहीं सुन रहे हैं, युवाओं की नहीं सुन रहे हैं, किसानों की नहीं सुन रहे हैं, तो अभी हमें ये अभी इंतजार करना चाहिए। और जब नई संसद में नए लोग चुन के जाएंगे और फिर पुराने संसद, जिनको ये संविधान सभा कहते हैं, उसके अंदर बैठेंगे और ये जो नया संसद इनको बनाया है इसको म्यूजियम बना देंगे, उस समय ये निर्णय होंगे, महाअभियोग उस समय होगा। जी, महाभियोग की बात तो बाद की बात है, लेकिन आज जो हो रहा है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और चर्चा ये कर रहे हैं कि आखिर जगदीप धनखड़ साहब बार बार राजस्थान क्यों जा रहे हैं। आप याद कीजिए कि ऐसा ही था जब राष्ट्रपति महोदया गई थी गुजरात, उसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। और न सिर्फ गुजरात गई थी बल्कि गुजरात के नमक का जिक्र भी उन्होंने किया था। और अब यहाँ राष्ट्रपति महोदय जो बार बार जा रहे हैं गुजरात, पिछले 13 महीने में 17 बार, माफ करें, उपराष्ट्रपति महोदय बार बार राजस्थान क्यों जा रहे हैं, और पिछले 13 महीने में 17 बार गए। और सबसे बड़ी बात कि कल उन्होंने 5 कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। कल के कल, जो बीता हुआ कल, 5 कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर क्या बताना चाहते हैं? क्या चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं, जो अघोषित तौर पर अशोक गहलोत साहब कह रहे हैं?
और कह रहे हैं कि अभी तो रुक जाइए, अभी चुनाव का वक्त है, प्रोटोकॉल भी होता है, उस सब का देखना होता है, पालन करना होता है। और सही बात है, अगर मुख्यमंत्री है वो उस प्रदेश का मुखिया होता है और वहाँ पर अगर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति ऐसे लोग अगर पहुँचते हैं तो मुख्यमंत्री को सारा काम छोड़कर उसके साथ साथ जाना होता है। न सिर्फ जाना होता है बल्कि प्रोटोकॉल ये भी कहता है कि आप एयरपोर्ट पे जाइए, विमानतल पे जाइए और उनका स्वागत भी कीजिए। ये सारा काम अगर आज करने के लिए बार बार एयरपोर्ट पे जाना पड़े अशोक गहलोत को, तो और अगर वो न जाएं तो आप प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं, ये भी कहेंगे। एक शो कॉज नोटिस आप दे देंगे कि चलिए आप इसका जवाब दीजिए कि वहां पहुंचे थे उपराष्ट्रपति महोदय और आप गए क्यों नहीं। तो इन चीजों को लेकर वो हाथ जोड़ रहे हैं, कह रहे हैं अभी तो रुक जाइए कुछ दिन। लेकिन इसके पीछे क्या है, पर्दे के पीछे का खेल क्या है, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। पर्दे के पीछे चल ये रहा है कि यहां कहीं ना कहीं चुनाव को बीजेपी के लिए प्रभावित करने का काम हो रहा है, एक बात। दूसरी बात कि जगदीप धनखड़ साहब किस कम्युनिटी से आते हैं आप जानते हैं, जाट कम्युनिटी से आते हैं। और जाट कम्युनिटी नाराज है इस वक्त, बहुत ज्यादा नाराज है बीजेपी से, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान का पार्ट हो जो हरियाणा से लगा हुआ है, चाहे हरियाणा का पूरा पार्ट हो, ये सब जहां जाट बहुल क्षेत्र जो है। और ये कम्युनिटी नाराज है तो इसको कौन अपने पाले में करेगा? क्या ये जिम्मेदारी दी गई है? अगर इसको इस हिसाब से देखा जाए कि अगर ये काम करने दिया गया है स्वामी जी और वो काम अगर सफलतापूर्वक नहीं कर पाते हैं, चलिए आप जा रहे हैं 50 बार जाइए, लेकिन उसके बाद भी सरकार नहीं आ पाई तो स्वामी जी? नहीं, देखिए, अगर मैं वैसे इसको जाट समाज का मुद्दा नहीं समझता, मैं इससे कमेरे समाज का मुद्दा समझता हूं, किसान समाज का मुद्दा समझता हूं, छत्तीस बिरादरी का मुद्दा समझता हूं। क्योंकि ये लोग जो हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, हरियाणा में इन्होंने जाटों के खिलाफ बाकी समाजों को इकट्ठा कर दिया था, इसीलिए पिछला चुनाव ये जीते थे। क्योंकि जाट समाज जो है वो छत्तीस बिरादरी के साथ मिलजुल कर रहता है। अगर इन्हें जाट समाज को खुश रखना है, अगर जाट समाज को खुश रखना है, ब्रजभूषण शरण सिंह को कल जेल भेज दें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो इनकी कार्य प्रणाली है, रमेश विधुड़ी को जिस प्रकार से इन्होंने कार्यभार अतिरिक्त दिया है, ये ब्रजभूषण शरण सिंह को अगला उपराष्ट्रपति ना बना दें। वैसे तब तक इलेक्शन हो जाएंगे, नई सरकार बन जाएगी, लेकिन अगर जाट समाज को खुश करना है या किसान समाज को खुश करना है, अगर किसान समाज को, अन्नदाता को खुश करना है, एमएसपी दे दीजिए। और जो आप ये जीएसटी लगा रखी है आपने, जो एग्रीकल्चरल इनपुट्स हैं उसके अंदर जो जीएसटी आपने लगा रखी है, वो जीएसटी को जीरो कर दें। उनके जो पंप सेट लगाने पे जो आपने बिजली के दाम बढ़ाए उनको कम कर दें। उनको जो ये आपके वो है चीनी के लिए गन्ने का जो मूल्य है, जो आपने वादा किया था मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में कि इतने दिन के अंदर इनको पेमेंट हो जाएगा, एक डेढ़ साल से उनको पेमेंट नहीं हुआ है, आप गन्ने का पेमेंट करा दीजिए। जाट समाज का पूरा समाज खुश हो जाएगा। जो वहां की चीनी मिले हैं वो एक साल पेमेंट नहीं कर रही, किसान बेचारा परेशान है, अन्नदाता परेशान है अपने। तो वो क्या समझ रहे हैं कि वो समाज के इतने बड़े नेता हैं कि उनका चेहरा देख के वो वोट दे देंगे, अपने बेटियों का अपमान भूल जाएंगे? तो मेरे ख्याल से ये उन्हें नहीं करना चाहिए। उनको ऐसा जो उनसे अपेक्षा है उनसे नहीं करना चाहिए। उनको बड़े सम्मान की दृष्टि से हम देखते हैं। और ब्रजभूषण शरण सिंह, जिसको पुलिस कह रही है कि उसके खिलाफ हमारे साक्ष्य हैं और इस समाज की बेटियों का उसने अपमान किया है, और वो आज खुला घूम रहा है संसद में, अपना सीना चौड़ा करके हंस रहा है और मुस्कुरा रहा है, इस समाज को कैसे संतुष्ट आप कर लेंगे? ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा राजीव जी। केवल जाट समाज ही नहीं नाराज होगा, हर समाज नाराज होगा इससे। जो छत्तीस बिरादरी है, और आपने देखा हरियाणा के अंदर जगदीश यादव जो पूर्व मंत्री थे बीजेपी के, उन्होंने बीजेपी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन की है। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो वॉल खुला है, अभी तो देखिए किस वेग से पानी बहेगा। हो सकता है अमित शाह, खैर मैं ये परिकल्पना कर रहा हूं, अमित शाह भी कहीं इंडिया अलायंस पर न चले जाएं, मोदी जी अकेले रह जाएं। वैसे अमित शाह नहीं छोड़ेंगे, गुजरात के शायद लोग, वैसे वहां भी संभावनाएं हैं कि वहां भी दो फाड़ होने वाला है। लेकिन ये जाट समाज को, क्योंकि मैं मेरठ का ओरिजिनली रहने वाला हूं, जाट और गुर्जर समाज को मैं बहुत नजदीक से जानता हूं। ये ऐसा समाज नहीं है जो इस तरह की जो चिकनी चुपड़ी और लॉलीपॉप देने वाली चीजें हैं। बड़ा सिद्धांतवादी समाज है और जड़ से जुड़ा हुआ समाज है। ये सत्ता को हिलाने वाला समाज है। उनके बेटियों के साथ जिस तरह का अपमान हुआ है, इस तरह के लॉलीपॉप से वो बहुत ज्यादा खुश या वोट देने वाला नहीं है। वो ठान के बैठा है। अभी आप देखिए, चुनाव हो जाने दीजिए, निर्णय हमारे आपके सामने आएंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे।
बिल्कुल, फिर डिस्कस करेंगे और खासकर राजस्थान में जो कुछ हो रहा है और उसमें धनखड़ साहब का क्या रोल अभी चल रहा है और इस रोल के बाद क्या बीजेपी वहां सत्ता पर आएगी, क्या सत्ता पर काबिज होगी बीजेपी, एक बड़ा सवाल है। लेकिन अशोक गहलोत 3000 किलोमीटर की यात्रा पर निकल चुके हैं। एक अलग यात्रा अशोक गहलोत की और चुनावी यात्रा है वो, लेकिन महत्वपूर्ण 9 दिन 18 जिले 3000 किलोमीटर, ये नई यात्रा अशोक गहलोत करने जा रहे हैं और इसकी शुरुआत हो चुकी है। मिशन 2030 उनका लक्ष्य जो कहा गया है, मिशन 2030, लेकिन लक्ष्य या मिशन आज की तारीख में, आज जो चुनाव है सामने, वो है। अशोक गहलोत अपनी तरफ से बहुत मजबूती के साथ काम कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि वहां अब सचिन पायलट भी उनके कंधे से कंधे मिलाकर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक आखिरी बात यहां पर और रखना चाहूंगा और स्वामी जी उस पर आपका कमेंट भी चाहूंगा कि रमेश बिधूड़ी को टोंक का प्रभारी बना दिया गया है, प्रमोशन कर दिया गया है रमेश बिधूड़ी को। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे और अभी आप थोड़ी देर पहले इस बात की तरफ इशारा कर चुके हैं, आप बता चुके हैं। रमेश बिधूड़ी पूरी दुनिया में अब प्रचारित हो चुके हैं और जैसे याद कीजिए किसानों के समय एक वो टेनी महाराज थे, अभी भी टेनी महाराज के नाम से उधर जाने जाते हैं, इसलिए टेनी महाराज कह रहा हूँ। किसानों के आंदोलन के समय वो उनकी गाड़ी जो है वो कुचल देती थी उनके खिलाफ अगर कोई बोलिए। एक और महाराज हैं बृजभूषण शरण सिंह, जो घसीटवा देते हैं अपने विरोध बात करने वाली महिलाओं को, और उनके खिलाफ अब क्या कुछ चल रहा है वो हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और एक ये नए साहब हैं। तो ये जो लोग हैं ये कितने प्रभावित करते हुए नजर आते हैं। एक और महाराज बिहार में थे जो आजकल चुप हैं, शांत हैं, उनकी जगह पे कोई और आजकल बोलने लगा है और वो अब बिहार से शिफ्ट होकर के झारखंड चले गए हैं और नाम आप सबको पता ही है, मैं यहाँ नाम लेना नहीं चाह रहा हूँ। स्वामी जी। नहीं, देखिए राजीव जी, समाज देश इतना जागरूक है, आज समाज के हर कोने में, हर गांव में, हर कस्बे में ये चर्चा के विषय हैं। और देखिए कोई भी समाज, कोई भी परिवार, राजीव जी कोई भी परिवार, मैं अपने वंशजों को, अपने बेटे बेटियों को, अपने बहू बेटियों को ये एक प्रकार की शिक्षा नहीं देना चाहूंगा कि रमेश बिधूड़ी जैसे शब्दों का जो उन्होंने उपयोग संसद के अंदर किया, जिस गंदी भाषा का उपयोग किया, ये कहीं भी इस प्रकार का उपयोग हो। बल्कि मैं तो ये चाहूंगा कि इस चीज को प्रायश्चित करें वो, और ये हम भी प्रायश्चित करें कि हमने अपने कानों से ऐसे गंदे शब्दों को क्यों सुना। हमें भी प्रायश्चित करना चाहिए, हमें भी गंगा जल से नहाना चाहिए। क्योंकि देखिए ये जो इस तरह के लोगों को अगर आपने अतिरिक्त भार दिया है, जो तो भारतीय समाज है और ग्रामीण समाज जो है वो तो इस चीज को कतई स्वीकार नहीं करेगा। क्योंकि अपने बच्चों को जो एक शिक्षा देना चाहता है, अपने बच्चों को एक उच्च विचार देना चाहता है, सादा जीवन उच्च विचार की एक भावना उनके अंदर प्रेरित करना चाहता है, अगर ऐसे लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा, कुलदीप सेंगर जैसे लोग, जो इस प्रकार के लोग जो टेनी महाराज हैं या बृजभूषण शरण सिंह हैं, अगर ये मूछें ऐंठ के घूमेंगे और जो हमारी देश की बहन बेटियां हैं अगर वो अपना सिर छुपाती हुई घूमेंगी और उनको धोखा दिया जाएगा कि उनको मीटिंग के लिए बुलाया जाएगा, प्रचारित किया जाएगा, फिर समाज में उनको बदनाम किया जाएगा, तो मुझे ऐसा लगता है ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा, पॉलिटिकली इनको बहुत ज्यादा नुकसान होगा। और समाज इस चीज को एक एक करके नोट कर रहा है, धीरे धीरे उसने बोलना शुरू किया है। अभी आप देखिए और मुखरता से लोग बोलेंगे। चुनाव जिस दिन घोषित हो जाएगा उस दिन सड़कों पे दृश्य देखिएगा, किस प्रकार से पटाखे बजेंगे और किस प्रकार से ढोलक और नगाड़े बजेंगे, और उसके बाद जनता जिस प्रकार से जागृत होगी और भक्त लोग जो हैं जिन्होंने देश को विद्वेष के गर्त में डुबोया है वो मुंह छुपाते दिखेंगे, घर से निकलेंगे नहीं। जी, चलते चलते एक सूचना जरूर दे दूं, सूचना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट खबर आप लोगों को बता रहा हूं दोस्तों। राहुल गांधी आज फिर एक जगह पहुंच गए और वो जगह है दिल्ली में फर्नीचर मार्केट। आप लोगों को पता होगा एक कौन सा मार्केट है फर्नीचर का, कीर्ति नगर। उस कीर्ति नगर में राहुल गांधी पहुंचे और वहां के कारीगरों से राहुल गांधी ने मुलाकात की है। ये परेशानी जगदीप धनखड़ को, ये परेशानी नरेंद्र मोदी को, ये परेशानी देश की राष्ट्रपति महोदया को, या उनको चलिए किनारे रख देते हैं, उनसे उनकी बात नहीं करते हैं, लेकिन तमाम बीजेपी के नेताओं को, इन सबको यही परेशानी है कि ये बंदा पता नहीं कहां कल को पहुंच जाएगा, और इसलिए कुछ ना कुछ करते रहो, हम भी कुछ करते रहें, और यही हो रहा है। तो राहुल गांधी कारीगरों के बीच पहुंचे कीर्ति नगर। दिल्ली में फर्नीचर का बहुत बड़ा मार्केट है, दिल्ली के मैक्सिमम लोग वहीं से फर्नीचर खरीदते हैं, और वहां आज उन कारीगरों से राहुल गांधी ने मुलाकात की है। मुलाकात की तस्वीरें आप तक हम पहुंचाएंगे शाम को जब
करेंगे प्रोग्राम। और थोड़ी देर बाद बुशरा जी का कार्यक्रम न्यूज़ नज़र और नज़रिया ज़रूर देखिए, उसमें भी उन तस्वीरों को हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूं। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप जुड़े और खरी खरी में बातें खरी खरी अपनी हम लोग करते हैं। और आप तमाम साथी, अगर आप लोगों के कुछ सवाल हों तो यहाँ खरी खरी में ज़रूर पूछा कीजिए, और जवाब देने के लिए हमारे साथ खरी खरी जवाब देने के लिए स्वामी जी रहते हैं। और मुझे इजाज़त दीजिए। स्वामी जी को बहुत धन्यवाद और आप तमाम साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी देर बाद, ठीक आधे घंटे बाद, नज़र और नज़रिया में मुलाकात होगी बुशरा जी के साथ, और शाम 7 बजे मेरे साथ न्यूज़ पॉइंट देखना मत भूलिए। नमस्कार।